दोस्तों आपको पता होगा कि हर देश का अपना एक पर्सनल चैनल होता है या कह सकते हैं कि एक स्टेट चैनल होता है जो स्टेट की तरफ से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। आप ब्रिटेन यानी यूके जाएंगे तो वहाँ पर आपको बीबीसी मिलेगा। आप टर्की में जाएंगे टीआरटी मिलेगा जो स्टेट की तरफ से चलता है, देश की तरफ से चलता है। ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे एबीसी मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह का ही एक चैनल हमारे देश भारत का भी है जिसको हम लोग डीडी न्यूज़ या फिर दूरदर्शन वगैरह के नाम से जानते हैं। वैसे नाम तो दूरदर्शन का सभी ने सुना होगा क्योंकि ये स्टेट ब्रॉडकास्टिंग चैनल है एक हमारा। लेकिन ज़्यादातर जो पुराने लोग होंगे या फिर 1990 और 2000 के बीच तक भी पैदा होने वाले लोग होंगे, उन्होंने इसको खूब देखा भी होगा। कभी इस पर सीरियल देखे होंगे शक्तिमान वगैरह जैसे, या फिर छुट्टी वाले दिन यानी सैटरडे संडे वाले दिन जो पिक्चर वगैरह मूवीज़ वगैरह आती थी वो भी इस पर देखी होंगी। किसी दौर में इंडिया के पूरे हर इलाके के गाँव देहात में जो एंटीना लगाया जाता था जिसके ज़रिए से फिर दूरदर्शन चैनल आता था, मूवी सीरियल वगैरह देखे जाते थे, वो इसी चैनल के थ्रू ही देखे जाते थे। मगर दोस्तों आजकल ये इतना पुराना चैनल एक बार फिर से चर्चाओं में है और चर्चाओं में रहने की वजह ये है कि इस चैनल ने अपना लोगो बदला है। हर चैनल का अपना लोगो होता है। यूट्यूब चैनल के भी लोगो होते हैं जो चैनल नेम के बिल्कुल बराबर में नज़र आते हैं, जहाँ पर लिखा होता है उनका नाम ही होता है, कभी कोई सिंबल बना होता है लोगो पर। तो वैसे ही हर चैनल के जो लोगो होते हैं, जो दूरदर्शन है उसने अपना लोगो बदला है, या ये कह सकता हूँ कि लोगो का कलर बदला है। अब लोगों का कलर उसने कैसे बदला है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे तो देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोवर्सी मतलब विवाद ऑलरेडी शुरू हो ही चुका है। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने तक ट्वीट किया है कि भाई ये क्या किया गया है। इलेक्शन के टाइम इसका भगवाकरण किया गया है, इसके कलर को भगवे में बदल दिया गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा इसके जो एक पुराने सीईओ हैं, एक्स सीईओ, उनकी तरफ से भी इस चीज़ को लेकर ट्वीट किया गया और उन्होंने ये लिखा है कि भाई ये जो किया गया है ये गलत किया गया है, क्योंकि ये जो भगवा कलर है उनके हिसाब से ये जो सैफ़्रॉन कलर है ये एक ख़ास रिलीजन को रिप्रेज़ेंट करता है, या ये कह सकते हैं कि एक ख़ास पार्टी को दर्शाता है। फ़िलहाल आजकल तो ये चीज़ें आम हो चुकी हैं। हर कुछ वक़्त के बाद हमको इंडिया में कुछ न कुछ चीज़ भगवा दिख ही जाती है। कभी ट्रेन का कलर बदल दिया जाता है, तो कभी और किसी और चीज़ का, और अब दूरदर्शन का बदल चुका है। आगे क्या ही कहा जाए, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। बाकी अब चलते हैं फ़िलिस्तीन की तरफ। फ़िलिस्तीन के गाज़ा में सैटरडे यानी हफ़्ते के दिन भी हालात काफ़ी ख़राब रहे। इज़राइल की तरफ से बहुत सारी जगहों पर बार-बार एयर स्ट्राइक्स की ख़बरें आती रहीं और बहुत सारे लोगों की शहीद होने की भी ख़बरें आ रही थीं। इसके अलावा अगर डिप्लोमेटिकली बात कर लूँ तो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि जो हमास के लीडर हैं, जो गाज़ा से बाहर रहते हैं, इस्माइल हानिया, उन्होंने मुलाकात की है टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान से। इसकी पहले से ही चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और फाइनली हफ़्ते के दिन ये मुलाकात हो चुकी है। अब ये जो मुलाकात हुई है इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। ट्विटर पर पूरा दिन ये ट्रेंड करता रहा, अर्दोगान, इस्माइल हानिया या फिर टर्की वगैरह जैसे कीवर्ड जो इनसे जुड़े हुए हैं, और इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो यहाँ पर 2 चीज़ें मुझे लगती हैं कि मुमकिन हैं इस मुलाकात की वजह से। इस मुलाकात के पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ज़ाहिर है हमास को एक डिप्लोमैटिक सपोर्ट देना ही हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं शुरू से ही टर्की शायद इकलौता देश है जो एक्शन जिसने ना दिखाया हो, एक्शन से ना बोला हो, लेकिन शब्दों से बोलता रहा है। इवन जब सब उसको आतंकवादी देश घोषित करने की कोशिश कर रहे थे, ना जाने उसके ऊपर कौन-कौन से लेबल लगाए जा रहे थे, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर जब भी टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने पार्लियामेंट में बोला था कि हम उनकी हिफाज़त करते रहेंगे, उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे और हम उनको फ्रीडम फाइटर मानते हैं। वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। तो खुले तौर पर शुरू से ही साथ दिया है, वो भी ऐसे हालात में जब इज़राइल और अमेरिकन लॉबी की तरफ से हमास को अलग-थलग करने की कोशिश की गई पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा जो दूसरा मेन रीज़न हो सकता है वो है शायद मीडिएटर का किरदार। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब जो कतर है, जो लंबे वक़्त से इन दोनों के बीच बिचौलिए का किरदार अदा करता रहा है डील के लिए, अब वो कदम पीछे हटा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका और इज़राइल या वेस्टर्न दूसरे जो मुल्क हैं उनकी तरफ से लगातार प्रेशर बन रहा है कि तुम हमास को ब्लैकमेल करो या हमास को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज़ करो। लेकिन शायद कतर करना नहीं चाह रहा है या फिर कतर कर नहीं पा रहा है। तो इसीलिए अब कतर ने धीरे-धीरे पीछे हटने के संकेत दिए हैं। तो अब जब पीछे हटने के संकेत कतर दे रहा है, तो कोई तो बंदा चाहिए कि जो इज़राइल और हमास के बीच डील को आगे बढ़ा सके। तो हमास के एंगल से देखा जाए तो टर्की के अलावा शायद उसे इतना ज़्यादा ट्रस्टेबल और इतना ज़्यादा
सटीक साथी कोई दूसरा नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये ताकतवर देश भी है दूसरे देशों के मुकाबले में, और एक ऐसा देश भी है कि जो हमास को भी सपोर्ट करता है, हमास की बात की भी कदर करता है, और साथ ही साथ टर्की की वेस्टर्न देशों में भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बात सुनी जाती है, क्योंकि वो नेटो का मेंबर है और वेस्ट से भी काफ़ी बना कर रखता है। इसके अलावा अगर अमेरिका और इज़राइल के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, तो भले ही इज़राइल के साथ पिछले कुछ वक़्त से बहुत गर्मजोशी दिख रही है, शब्दों में एक-दूसरे को हिटलर, जेनोसाइड और जो कुछ एक-दूसरे को मिल रहा है, पागल-वागल वो सब कह दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका को लगता है कि टर्की के अलावा कौन है फिर? टर्की नहीं तो कौन? कतर था, कतर अगर पीछे हट रहा है तो सिर्फ़ टर्की ही बचता है अमेरिका के लिए या फिर यूरोपियन देशों के लिए। तो उनके लिहाज़ से भी टर्की ही बचेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद कतर पीछे हट रहा है, तो इसीलिए अमेरिका वगैरह के कहने पर, या फिर खुद भी रजब तैयब अर्दोग़ान ने सोचा होगा कि मुझे मौका मिल रहा है, तो हो सकता है कि टर्की अब बिचौलिए का यानी कि मीडिएटर का किरदार अदा करे इज़राइल और हमास के बीच में। आप लोगों को क्या लगता है? आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। जब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।